सुरंग में दाखिल होते ही सीमेंट के बड़े पाइप पर इस तरह बैठ गया जिस तरह आदमी घोड़े पर बैठता है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं सुरंग में आगे बढ़ रहा था, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। सुरंग के अंदर हवा मरतूब और बोझल थी। ऑक्सीजन इतनी नहीं थी जितनी सुरंग के बाहर थी। चुनाचे मेरा सांस अपने आप थोड़ा सा तेज हो गया। उस वक्त मैं जम्मू शहर की गुंजान हिंदू आबादी की जमीन के नीचे था। मुझे सिर्फ एक ही डर था कि कहीं आगे जाकर सुरंग बंद न हो जाए, यानी सीवरेज का पाइप दीवार में घुसकर आगे चला गया हो और किसी आदमी के आगे जाने का रास्ता बंद हो। मैं दोनों हाथ पाइप पर रखकर अपने जिस्म को आगे घसीट लेता था। एक मकाम पर पहुंचकर बाएं जानिब मुड़ गया, जहां मेरे चेहरे के साथ मकड़ियों के कितने ही जाले चिमट गए। मैंने एक मकड़ी को अपने गाल पर तेजी से ऊपर को जाते महसूस किया। मैंने जल्दी से हाथ मारकर उसे मसल डाला। आगे बहुत जाले थे, बल्कि जालों का जाल तना हुआ था। मुझे पहले इन जालों को हाथों से हटाना पड़ता था। फजा में ऑक्सीजन की मजीद कमी हो गई थी। मैं मुंह खोलकर सांस लेने लगा। सुरंग कुछ दूर जाकर मजीद तंग हो गई। मिट्टी गीली थी और पाइप उसमें आधा डूबा हुआ था। मैं पाइप पर बैठकर आगे चलने लगा। एक जगह मुझे ताजा हवा का एहसास हुआ। यहाँ ऊपर किसी जगह हवादान लगा हुआ था जो अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि मुझे अपना हाथ नजर नहीं आ रहा था। 2-3 कॉकरोच पतलून के अंदर मेरी पिंडलियों पर चढ़ गए। मैंने उन्हें वहीं कुचल दिया। मैं काफी दूर सुरंग के अंदर आ गया था, मगर अभी तक वो जगह नहीं आई थी जहाँ ऊपर सीवरेज का ढकना था और जहाँ से मुझे बाहर निकलना था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। एक दफा पाइप घूम गया, उसके बाद पाइप सीधा हो गया। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था। सीमेंट के पाइप से ही मैं समत का अंदाजा लगा लेता था। लटकते हुए जाले इसी तरह मेरे चेहरे पर आते और मैं उन्हें हाथों से हटाता जाता। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अंधेरी कब्र में चला जा रहा हूँ। अगर मुझे इस किस्म की मुशक्कतों की तरबियत न मिली होती और मैं सख्त जान न हो गया होता तो यकीन करें या तो मैं बेहोश हो जाता या खौफ के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। मगर मैं अपने हवास को अपने काबू में रखकर पूरे हौसले और जब्त के साथ पाइप पर आगे खिसक रहा था। अब पाइप बिल्कुल सीध में जा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि सुरंग थोड़ी कुशादा हो गई है। मैंने अंधेरे में अपने दाएं बाएं हाथ चलाए। पहले मेरे हाथ सुरंग की दीवारों से टकरा जाते थे, अब ऐसा न हुआ। मैंने एक बाजू लंबा करके हाथ आगे बढ़ाया तो मेरा हाथ दीवार की गीली मिट्टी से टकराया। गर्मी की वजह से मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया था। मैं पाइप पर बैठा खिसक रहा था कि अचानक मैं एक दूसरे पाइप से टकरा गया और वहीं रुक गया। हाथ से टटोल कर देखा, ये पाइप ऊपर की तरफ चला गया था। जरूर ये कोई सुराख था जिसमें से पाइप के अंदर की गैस बाहर निकल रही थी। मैं पाइप के पहलू से रेंग कर आगे निकल गया। आगे दोबारा पाइप पर बैठ गया। 5-6 मिनट चला हूंगा कि आगे दीवार आ गई। मैं समझ गया कि मैं टारगेट पर पहुंच गया हूँ। मैंने सामने वाली दीवार को हाथ से टटोला। मेरे दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। दीवार के बिल्कुल साथ लगी लोहे की सीढ़ी ऊपर जा रही थी। ये वो जगह थी जहाँ ऊपर मेन होल का ढक्कन था। इसका मतलब ये था कि मैं जमीन के अंदर ही अंदर रेंगता हुआ इंटरोगेशन सेंटर की दीवार के नीचे पहुंच गया था। मैंने मुंह ऊपर उठाकर देखने की कोशिश की। ऊपर कुछ दिखाई न दिया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और लोहे के जीने को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। 6-7 जीने चढ़ने के बाद मेरा सर छत से टकराया। मैंने एक हाथ छत पर फेरा। ये लोहे का ढक्कन था। मुझे इस ढक्कन को उठाकर मेन होल से बाहर निकलना था। ये काम खतरनाक था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ऊपर क्या सूरत हाल है। ये भी हो सकता था कि ऊपर कोई सिपाही ना हो, और ये भी हो सकता था कि जिस सिपाही को मैंने दूरबीन से यहाँ गश्त लगाते हुए देखा था वो मेन होल के पास आकर खड़ा हो गया हो। अगर मैंने ढक्कन को ऊपर की जानिब उठाया और उसकी आवाज पैदा हुई तो डोगरा सिपाही होशियार हो जाएगा और राइफल का रुख मेन होल की तरफ कर देगा। मैं अंदर ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता था। वक्त बहुत कीमती था। अभी मेरे सामने पूरा ऑपरेशन पड़ा था। मैंने दोनों हाथों से ढक्कन को जरा ऊपर उठाया तो मुझे किसी के कदमों की आवाज करीब आती सुनाई दी। मैंने हाथ नीचे कर लिए। इतना मुझे मालूम हो गया था कि ढक्कन सख्ती से नहीं जमा हुआ, क्योंकि मेरे जरा से जोर लगाने से वो अपनी जगह से हिल गया था। ये भारी बूटों की आवाज थी। यकीनन डोगरा सिपाही गश्त की ड्यूटी पर था। भारी बूटों की चाप मेरे ऊपर से होती हुई आगे निकल गई। उस डोगरे को वापस भी आना था। मैं लोहे के जीने के साथ लगा रहा। बोझल फजा की वजह से मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैं सांस रोक नहीं सकता था। सिपाही के बूटों की आवाज एक बार फिर करीब आई और मेरे ऊपर से होकर दूसरी तरफ चली गई। मैंने कान लगा रखे थे। बूटों की आवाज दूर जाकर गायब हो गई। मेरे लिए यही एक मौका था। मैंने दोनों हाथों की मदद से मेन होल के ढक्कन को ऊपर उठाया और बड़े आराम से आवाज पैदा किए बगैर एक तरफ रख दिया। फौरन गर्दन बाहर निकाली और माहौल का जायजा लिया। मैं इमारत की पहली मंजिल के बाहर उस जगह पर था जो मुझे गुलाम रसूल ने दूरबीन के जरिए दिखाई थी। एक लम्हा जाया किए बगैर मैं मेन होल से बाहर निकला और ढकना दोबारा सुराख के ऊपर रखा और रेंगता हुआ दीवार की दूसरी तरफ अंधेरे में चला गया। जहाँ पौधे उगे हुए थे मैं उस तरफ देख रहा था जिस तरफ सिपाही गश्त करने गया था। वो खुदा जाने कहाँ चला गया था, वापस नहीं आ रहा था। मैंने सामने उस दरवाजे पर नजरें जमाई जिसकी सीढ़ियां नीचे टॉर्चर चैम्बर्स के तहखानों की तरफ उतरती थी। ये दरवाजा छोटा और मेहराबदार था। उसे मैंने मस्जिद की छत पर बैठकर दूरबीन से भी देखा था।
दरवाजा बंद था। गश्त लगाने वाला डोगरा सिपाही शायद उधर कहीं जाकर बैठ गया था या हो सकता है सो गया हो, लेकिन मुझे यही ख्याल करना था कि वो जाग रहा है और थोड़ी देर बाद गश्त लगाता यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने जेब में से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया। मेरे पीछे इंटरोगेशन सेंटर की दीवार थी और उसके पीछे उस टीले की ढलान थी जिसके ऊपर खारदार तारों की दीवार के साथ 3 डोगरा सिपाही पहरे की ड्यूटी दे रहे थे। उनकी तरफ मेरी पुश्त थी। एक बल्ब कुछ फासले पर दीवार के साथ लगा जल रहा था। उसकी रोशनी तहखाने के दरवाजे पर पड़ रही थी। ये रोशनी किसी बड़े खतरे का बायस बन सकती थी। अगर मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ और टीले के ऊपर जो डोगरे ड्यूटी पर हैं वो मुझे देख लेते हैं तो मेरा मिशन फेल हो सकता था। लेकिन मैं वहाँ ज्यादा देर बैठा भी नहीं रह सकता था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि तहखाने को जाने वाले दरवाजे पर अंदर से ताला लगा हुआ है या खुला है। ये मैं दरवाजे के पास जाकर उसे धकेल कर ही मालूम कर सकता था। मैंने आखिरी बार उस समत निगाह डाली जिधर डोगरा सिपाही गया था। उधर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिपाही कहीं नजर न आया। मैंने रिवॉल्वर हाथ में लिया और दौड़कर तहखाने वाले दरवाजे पर पहुंचा और उसे अंदर को धकेल दिया। दरवाजा खुला था। मैं जल्दी से अंदर चला गया और दरवाजे को उसी तरह आहिस्ता से बंद कर दिया। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आती कि भारत का सबसे बड़ा टॉर्चर सेंटर था और वहाँ एक एक कदम पर सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता था, मगर खुदा जाने दरवाजा उन लोगों ने बंद क्यों नहीं किया था। मेरे सामने सीढ़ियां नीचे जा रही थी। मेहराबदार छत मेरे सर से कोई 2 फुट ऊंची थी। ऊपर एक कमजोर सी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मैं दीवार के साथ लगकर संभल कर कदम रखता सीढ़ियां उतरने लगा। पत्थरों को जोड़कर ये सीढ़ियां बनाई गई थी। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था छत भी नीचे होती जा रही थी और मेरे सर और छत के दरमियान 2 फुट का फासला बरकरार था। नीचे एक सुरंग नुमा राहदारी थी। मैंने दीवार में से सर निकालकर दाएं बाएं देखा। नीची छत वाली राहदारी में छत के थोड़े थोड़े फासले पर कमजोर रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। राहदारी बिल्कुल वीरान पड़ी थी। मैं आगे कदम उठाने ही वाला था कि दूर से कदमों की चाप सुनाई दी। मैं जल्दी से पीछे हो गया, मगर मैं वहां से गुजरने वाले को नजर आ सकता था क्योंकि जीने में रोशनी हो रही थी। पहले सोचा कि जीने के ऊपर भाग जाऊं, फिर सोचा कि ऊपर गया तो भी नजर आ जाऊंगा। मुझे जो कुछ करना था वहीं रहकर करना था। कदमों की चाप करीब आ रही थी। ये भारी जूतों की आवाज थी। कोई संतरी वहां चल फिर कर पहरा दे रहा था। मैं दीवार के बिल्कुल साथ पुश्त लगाकर अलर्ट हो गया। साइलेंसर वाली रिवॉल्वर मेरे सीधे हाथ में था। बूटों की आवाज थप थप कर करीब आ रही थी, फिर बहुत करीब आ गई और उसके बाद मैंने एक वर्दी वाले संतरी को देखा जिसके कांधे के साथ राइफल लटकी हुई थी और वो इस तरह चल रहा था जैसे इस ड्यूटी से सख्त बेजार हो। उसने मुझे नहीं देखा था। इतना वक्त नहीं था कि मैं उसकी गर्दन तोड़ सकता। वो मुझसे 2 कदम दूर हो गया था और मजीद दूर हो रहा था। मेरा रिवॉल्वर वाला हाथ अपने आप ऊपर उठ गया। मैंने संतरी के सर के पिछले हिस्से का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज पैदा हुई और दूसरे लम्हे डोगरा संतरी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे रिवॉल्वर की इतनी आवाज नहीं आई थी, मगर जब वो फर्श पर गिरा तो उसकी राइफल भी फर्श से टकराई और शोर पैदा हुआ। मैं अपनी जगह पर इस तरह साकित खड़ा रहा कि हो सकता है आवाज सुनकर कोई दूसरा संतरी वहां आ जाए। 1 मिनट गुजर जाने पर भी जब कोई ना आया तो मैंने दौड़कर संतरी की लाश को एक तरफ दीवार के साथ लगा दिया। उसके बाद मैं राहदारी की दीवार के साथ लगकर आगे खिसकने लगा। मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। मैं 3-4 कदम खिसक कर आगे गया तो एक जगह दीवार से फीकी सी रोशनी बाहर आती दिखाई दी। करीब जाकर देखा तो ये एक कोठरी थी जिसके आगे लोहे का दरवाजा लगा था। कराहने की आवाज उस कोठरी से आ रही थी। मैंने सलाखों में से झांक कर देखा। बड़ा मध्यम सा बल्ब दीवार के साथ जल रहा था। उसकी धुंधली रोशनी में मुझे एक इंसानी हयूला दीवार के आगे सफ पर लेटा हुआ दिखाई दिया। यही आदमी कराह रहा था। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, गुलखान। कराहने की आवाज एकदम रुक गई। इंसानी हयूला उठकर बैठ गया। उसने पूछा, अब क्या बात है? तुम लोग एक बार ही मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? मैंने आहिस्ता से कहा, गुलखान, ये मैं हूँ। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो जैसे उस इंसान के बदन में बिजली पैदा हो गई। मैंने गुलखान को उसकी आवाज से पहचान लिया था। वो उठकर एक पांव दबाकर चलता सलाखों के पास आ गया। गुलखान पहचाना नहीं जा रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। गुलखान की जैसे सारी तवानाइयां और ताकतें वापस आ गई थी। कहने लगा, चाबी संतरी के पास हो गई। मैंने देखा कि सलाखों वाले दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैं तेजी से सिपाही की लाश के पास गया। उसकी बेल्ट को देखा। एक जानिब चाबियों का गुच्छा लगा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी उसे खींच कर उतारा और दरवाजे के पास आकर चाबियां लगा लगा कर कुफल खोलने की कोशिश करने लगा। गुलखान ने कहा, अगर तुमने संतरी को हलाक कर दिया है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा संतरी आने ही वाला होगा। वो चाबी लगाओ, वो। गुलखान ने सलाखों में से हाथ बाहर निकालकर गुच्छे में से एक चाबी पर उंगली रखी। मैंने वो चाबी लगाई तो कुफल खुल गया। गुलखान ने जो मैली कुचेली सी चादर ओढ़ रखी थी वो वहीं फेंकी और बाहर आ गया। मैंने उसे कुछ न कहा और जीने की तरफ तेज तेज कदमों से चला। गुलखान मेरे पीछे पीछे था। हम राहदारी की दीवार के साथ लगकर चल रहे थे। फिर जीना आ गया। हम जीना चढ़कर ऊपर वाले दरवाजे पर आ गए। गुलखान कहने लगा, ऊपर भी संतरी गश्त करता है।
मैंने कहा, जब मैं आया था तो मैंने उसे देखा, मगर वो गश्त लगाते हुए उस तरफ गया और फिर वापस नहीं आया। गुल खान ने सरगोशी में कहा, हो सकता है वो सिगरेट बीड़ी पीने की जगह छुप कर बैठा हो। ठहरो, पहले मैं बाहर निकलता हूँ। मैंने कहा, नहीं गुल खान, पहले मैं बाहर जाऊंगा, तुम इसी जगह बैठ जाओ। गुल खान दरवाजे के पास पत्थर के जीने पर बैठ गया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा। मेरा दिल धक से रह गया। डोगरा संतरी 6 से 7-8 कदमों के फासले पर मेरी तरफ चला रहा था। मैं दरवाजा आहिस्ता से बंद करके वहीं अंदर की जानिब जीने पर बैठ गया। जब संतरी जरा आगे चला गया तो गुल खान कहने लगा, इसके होते हुए हम यहाँ से फरार नहीं हो सकेंगे। तुम्हारे पास साइलेंसर वाला रिवॉल्वर मौजूद है, इस संतरी को भी फौरन ठिकाने लगा दो, ये बहुत जरूरी है। मैंने रिवॉल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और संतरी के वापस आने का इंतजार करने लगा। वो थोड़ा आगे जाकर वापस पलट गया और भारी कदम रखता चला आ रहा था। मैंने दिल में अल्लाह पाक को याद किया और बाहर की आवाज पर कान लगा दिए। जैसे ही संतरी के कदमों की आवाज दरवाजे के करीब आई, मैंने कराहना शुरू कर दिया। गुल खान घबरा कर एक तरफ हट गया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसे हाथ का इशारा किया कि चुप रहो। मेरे कराहने की आवाज सुनते ही संतरी दौड़कर दरवाजे के अंदर आया। उसने एकदम दरवाजा खोल दिया। कौन हो? मैंने वहीं नीचे जीने पर बैठे बैठे डोगरा संतरी की गर्दन का निशाना लिया और फायर कर दिया। ठक की आवाज के साथ ही मेरे रिवॉल्वर की गोली संतरी के हल्क को चीरती हुई निकल गई। वो मुंह के बल सीढ़ियों में गिर पड़ा। मैंने गुल खान से कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, हमें मेन होल में उतरना है। हम आगे पीछे दरवाजे में से निकल आए। मुझे सामने वाले टीले पर जो संतरी पहरा दे रहे थे उनकी तरफ से खतरा था। अगर उनकी नजर इस तरफ पड़ गई या उन्हें इधर थोड़ा सा भी शक पड़ गया कि कुछ हलचल हो रही है, या उन्होंने महसूस किया कि जहाँ जो संतरी पहरा दे रहा था वो नजर नहीं आ रहा, तो वो उसे जरूर आवाज देंगे और जब संतरी की जानिब से कोई जवाब न मिलेगा तो सारा मामला उलट जाएगा। मैं दरवाजे में से निकलते ही बैठ गया। गुल खान अभी तक दरवाजे के अंदर जीने पर ही था। मैंने उसे सरगोशी में कहा, मेन होल सामने है, हम रेंग कर वहां तक जाएंगे। टीले पर पहरा लगा है। मैं जमीन पर लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता मेन होल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। गुल खान मेरे पीछे रेंगता हुआ चला आ रहा था। मेन होल के पास पहुंचकर मैंने उसका ढक्कन उठाकर एक तरफ रखा और एक तरफ हटकर गुल खान से धीमी आवाज में कहा, नीचे उतर जाओ, दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी लगी हुई है। गुल खान पर नकाहत तारी थी। मैंने उसे जरा जरा लंगड़ा कर चलते भी देखा था, लेकिन वो हमारा मास्टर स्पाई था और एक जमाने में उसने भी होशंगाबाद में कमांडो की ट्रेनिंग हासिल की थी। उसका हौसला फरार का रास्ता नजर आने पर बुलंद हो गया था। वो मेन होल में उतर गया। मैंने ऊपर से कहा, नीचे सीमेंट का बड़ा पाइप है, उस पर बैठ जाओ। उसके साथ ही मैं भी मेन होल में उतर गया। अभी मैं मेन होल का आहनी ढक्कन खींचकर ऊपर रख ही रहा था कि टीले की तरफ से किसी सिपाही ने उस संतरी को आवाज दी जो यहाँ गार्ड ड्यूटी पर मुतय्यन था। मैं ढक्कन को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा था, मगर आहनी ढक्कन शायद किसी जगह अटक गया था। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। टीले की जानिब से दूसरी आवाज बुलंद हुई। जब कोई जवाब न मिला तो स्टेन गन का फायर हुआ। मुझे सामने वाली दीवार से गोलियों के टकराने की आवाज आई। नीचे से गुल खान ने पूछा, ऊपर क्या हो रहा है? नीचे क्यों नहीं आते? कुछ आदमियों के दौड़ने भागने की आवाजें आने लगी। मैं ढक्कन को अपनी तरफ खींच रहा था, मगर ढक्कन जैसे जमीन से चिमट गया था। मेन होल का बंद होना बहुत जरूरी था। उसके खुले रहने का मतलब था कि सिपाही हमें सुरंग के अंदर उतर कर भून सकते थे। मैंने कहा, ढक्कन कहीं फंस गया है। टीले की तरफ से स्टेन गन फायर होने लगी। सिपाहियों की सीटियां बजाने की भी आवाजें आने लगी। मैंने दिल में अपने अल्लाह को याद किया और कहा, ऐ मेरे मौला, मेरी मदद फरमा। उसके बाद मैंने जोर लगाकर झटके से ढक्कन को खींचा तो वो मेरी तरफ आ गया। मैंने उसे मेन होल के गोल सुराख के ऊपर अच्छी तरह जमाया और लोहे का जीना उतर गया। नीचे घुप अंधेरा था, ऊपर गोलियां चल रही थीं। सिपाही एक दूसरे को आवाजें देकर होशियार कर रहे थे। गुल खान के फरार का पता चल गया था। मैंने गुल खान से कहा, इन लोगों को तुम्हारे भागने का इल्म हो गया है, फिक्र की कोई बात नहीं। इस पाइप के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। न मैं गुल खान को देख सकता था, न उसे मेरी सूरत नजर आ रही थी। मैं उसके ऊपर से होकर सीमेंट के पाइप पर बैठ गया और रेंगते हुए हमारी वापसी का सफर शुरू हो गया। गुल खान ने पूछा, ये पाइप किस तरफ निकलता है? मैंने कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ गुल खान, सब ठीक हो जाएगा। हम सुरंग में नहर वाले धाने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो गए। हम घिसट घिसट कर चल रहे थे। जहाँ सुरंग तंग हो गई और जमीन पाइप के तकरीबन बराबर हो गई, वहां हम औंधे होकर रेंगने लगे। मैं गुल खान को अंधेरे में गाइड करता जा रहा था। मुझे ये भी अंदेशा था कि फायरिंग की आवाज गुलाम रसूल भी सुन रहा होगा, कहीं वो किसी दूसरी तरफ न चला जाए। ये भी हो सकता था कि हमें मेन होल में दाखिल होते ही देख लिया गया हो और जब हम नहर में सुरंग से बाहर निकलने लगे तो सामने डोगरा सिपाही हमारे इस्तकबाल को मौजूद हों और हम पर फायर खोल दें। बाहर की मुझे कुछ खबर न थी। गुल खान का दम फूल गया था। कहने लगा, ये सुरंग कितनी लंबी है? मैंने कहा, ज्यादा लंबी नहीं है, थक गए हो तो रुक कर सांस ले लेते हैं। वो सांस दुरुस्त करते हुए बोला, सुरंग के बाहर जरूर डोगरा पुलिस या फौजी सिपाही मौजूद होंगे, उन्होंने हमें मेन होल में उतरते देख लिया होगा। मैंने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा।
हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जाना चाहिए। हम सुरंग में जितनी तेज रेंग सकते थे रेंगने लगे। आखिर हमें एक जगह ताज़ा हवा आती महसूस हुई। गुल खान मेरे पीछे आ रहा था। मैंने उसे बताया कि ये ताज़ा हवा सुरंग के नहर वाले धाने से आ रही है, हम बाहर निकलने वाले हैं। गुल खान ने कहा, खुदा का शुक्र है। इंटेरोगेशन की अजियतें बर्दाश्त कर करके गुल खान की जिस्मानी हालत पूरी तरह सेहतमंद नहीं थी। वो जज्बे के जोर पर चला आ रहा था। उसकी आवाज में भी नक्काहत थी। मैंने उससे पूछा, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? उसने कहा, एक टांग पर इन्होंने गर्म रॉड लगाए थे। मैंने पूछा, वहां और कितने मुजाहिद हैं? गुल खान ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। रात को किसी वक्त दूसरी कोठरी से इंसानी चीखों की आवाज सुनाई दिया करती थी। उसका सांस बातें करने से फूल गया। मैंने कहा, गुल खान अब कोई बात न करना। ताजा हवा ज्यादा आने लगी थी। आखिर हम सुरंग के दहाने पर पहुंच गए। पहले मैं नहर में निकला। मैंने सर ऊपर करके देखा, वहां कोई नहीं था। गुल खान भी सुरंग से निकल आया। हम नहर के पानी में खड़े थे। पानी हमारे घुटनों तक था। मेरी नजर सामने वाले खोखों के दरमियान जो जगह थी वहां जमी हुई थी। मैं परेशान हो गया क्योंकि मुझे अंधेरे में वहां गुलाम रसूल की जीप का हयूला दिखाई नहीं दे रहा था। गुल खान कहने लगा, यहाँ से निकलो, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने कहा, सामने वाले किनारे की तरफ आ जाओ। हम नहर में झुक कर चलते सामने वाले किनारे पर आ गए। किनारे पर आते ही मैंने गुल खान से कहा, वहां अंधेरे में आ जाओ। नहर के किनारे की ढलान से उतरकर हम लकड़ी के खोखों की जो दुकानें थीं उनके पीछे अंधेरे में छुप कर बैठ गए। मैं बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। गुल खान बोला, वो आदमी नहीं आया क्या? मैंने कहा, मैं उसी को तलाश कर रहा हूँ। इतने में एक खोखे के अतब से इंसानी साया निकलकर तेजी से हमारी तरफ आया। ये गुलाम रसूल था। आते ही बोला, जल्दी से मेरे साथ आओ, जल्दी करो। हम उठकर उसके पीछे चलने लगे। जहाँ खोखों की दुकानें खत्म हो जाती थीं वहां दरख्तों के नीचे एक जीप खड़ी थी। जीप चारों तरफ से बंद थी। गुलाम रसूल ने तरपाल उठाकर कहा, अंदर बैठ जाओ। हम दोनों जीप में घुसकर बैठ गए। गुलाम रसूल ने तरपाल गिरा दी। दूसरे लम्हे जीप का इंजन स्टार्ट हुआ और जीप एक तरफ तेजी से चल पड़ी। जीप पहले हमवार रास्तों पर चलती रही, फिर वो बार बार उछलने लगी जैसे पत्थरों पर चल रही हो। उसके बाद फिर कोई हमवार सड़क आ गई। जीप में अंधेरा था। मैंने गुल खान को मुखातिब करते हुए कहा, गुल खान तुम ठीक तो हो ना? गुल खान ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ। गुलाम रसूल अपने ड्राइवर के साथ लगी सीट पर बैठा हुआ था। हमारे दरमियान लकड़ी की दीवार थी। जीप की रफ्तार तेज हो गई। कितनी देर तक जीप सीधी सड़क पर चलती रही, फिर उसने थोड़ी थोड़ी देर के बाद मोड़ मुड़ने शुरू कर दिए। फिर चढ़ाइयां उतराइयां शुरू हो गईं। जीप नीम पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। एक जगह जीप दूर तक नशेब में चलती गई, फिर एक जानिब मुड़ गई। जीप के साथ झाड़ियों के टकराने की आवाजें आने लगी। जीप की रफ्तार भी हल्की हो गई थी। जीप एक तरफ घूमी और फिर रुक गई। गुलाम रसूल ने पीछे आकर तरपाल की रस्सियां खोलकर उसे एक तरफ हटा दिया। बाहर अंधेरा था मगर अंधेरे में हमें गुलाम रसूल नजर आ रहा था। वो बोला, आ जाओ। मैं जीप से नीचे कूदा, फिर गुल खान को सहारा देकर नीचे उतारा। गुलाम रसूल ने गुल खान से कहा, तुम हमारे बहादुर मुजाहिद हो गुल खान, फिक्र न करो, अब तुम अपने आदमियों में हो। हम तुम्हें बहुत जल्द सेहतमंद कर देंगे। मैंने ऊपर देखा, दरख्तों के दरमियान से आसमान पर चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे। गुलाम रसूल हमें लेकर दरख्तों में एक तरफ चलने लगा। मैंने उसे बताया कि जब मैं मेन होल में दाखिल होने लगा था तो वहां जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई थी। गुलाम रसूल बोला, फायरिंग की आवाज मैंने भी सुनी थी, इसलिए मैं जीप वहां से निकाल कर दूसरी जगह ले गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि तुम्हें मेन होल में दाखिल होते किसी ने नहीं देखा। मैंने कहा, मेरा ख्याल भी यही है कि मुझे किसी ने नहीं देखा था। गुलाम रसूल कहने लगा, ख्याल क्या है? तुम्हें अगर उन्होंने मेन होल में दाखिल होते देख लिया होता तो तुम दोनों में से कोई भी जिंदा ना होता। गुलाम रसूल कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, ये तो तय है कि गुल खान के फरार होने का सबको पता चल गया है और इसी वक्त जम्मू शहर की स्पेशल पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सारे इलाके को घेरे में ले लिया होगा और गुल खान की तलाशी शुरू हो गई होगी, मगर यहाँ तुम लोग महफूज होगे। मैंने कहा, क्या हम किसी खास खुफिया ठिकाने पर जा रहे हैं? गुलाम रसूल ने कहा, यही समझ लो। गुल खान मेरे कांधे पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ ही चल रहा था। उसने मुझसे दिल्ली से मेरे निकलने के बाद की बातें शुरू कर दी। कहने लगा, जब तुम्हें इन लोगों ने अपने जाल में फंसाकर अमृतसर जेल की तरफ रवाना किया था तो उसके फौरन बाद उस मुतासिब मुसलमान खुदा बख्श के घर पर छापा मारा कि वो एक पाकिस्तानी जासूस को कहां से लेकर उनके तरबियती सेंटर में भर्ती कराने आ गया था। रहीम बख्श ने अपनी जान बचाने के लिए मेरा नाम ले दिया कि मेरे पास गुल खान उस नौजवान को लेकर आया था। पुलिस ने मेरे हाथ छापा मारा और मुझे गिरफ्तार करके लाल किले में ले गई। बस कुछ न पूछो, उसके बाद जो तशद्दुद और गैर इंसानी अजियतों का दौर शुरू हुआ है, मगर मैंने भी जबान न खोली। गुलाम रसूल कहने लगा, हमारे हर हुर्रियत पसंद मुजाहिद की यही शान है कि अगर वो पकड़ा जाए तो मौत को हंसी खुशी गले लगा लेता है, मगर अपने किसी साथी का नाम और अपने हाइड आउट का पता नहीं बताता। गुल खान ने कहा, मुझे इस इंटेरोगेशन सेंटर में ही पता लग गया था कि एक पाकिस्तानी जासूस अमृतसर जेल से फरार हो गया है। मैंने जब सुना कि इस जासूस को दिल्ली से पकड़ कर लाया गया तो मैं फौरन समझ गया कि ये तुम ही हो। मुझे खुशी हुई थी कि कम से कम तुम्हें भारतीय दरिंदों के तशद्दुद से तो निजात मिली। चांद निकल आया था। ये पूरा चांद नहीं था,
اس کی روشनी بھی 14वीं के चांद जैसी नहीं थी, फिर भी इतनी चांदनी जरूर थी कि हमें आसपास की झाड़ियां और दरख्त और टीले नजर आने लगे थे। मैं और गुलखान आहिस्ता आहिस्ता बातें करते जा रहे थे। उसने मेरे कंधे का सहारा लिया हुआ था। मुजाहिद गुलाम रसूल जरा आगे चल रहा था। एक हम नशेब में उतरे। ये एक घाटी थी। आगे थोड़ी सी खुली जमीन आ गई। जहां मैंने ऊंची नीची पत्थरों की ठेरियां देखी तो समझ गया कि ये कोई वीरान कब्रिस्तान है। आगे आए तो कब्रों पर झुकी हुई 2-4 सलीबें नजर आईं। गुलाम रसूल ने बताया कि ये ईसाइयों का बहुत पुराना कब्रिस्तान है। 15-20 कब्रें ही इधर उधर बनी हुई थी। कई कब्रों के ऊपर से पत्थर हटे हुए थे और गड्ढे पड़ गए थे। लगता था कि इस कब्रिस्तान में अब कोई अपने मुर्दे दफनाने नहीं आता। गुलाम रसूल एक दीवार के पीछे हो गया। दीवार पर मैंने जंगली बेल चढ़ी हुई देखी। वो दीवार के पीछे जाकर रुक गया। हम भी रुक गए। यहाँ झाड़ियों के दरमियान एक कब्र पर सलीब लगी हुई थी। आधी सलीब जंगली सरकंडों में चुप गई थी। गुलाम रसूल ने मुझसे पूछा, मेरे साथ उस पत्थर की सिल को उठाओ। कब्र के ऊपर पत्थर की एक चौड़ी सलीब पड़ी थी। हमने मिलकर सिल को हटा दिया। नीचे कब्र का गड्ढा था। गुलाम रसूल गड्ढे में उतर गया। कहने लगा, तुम भी नीचे आ जाओ। फीकी चांदनी में गुलाम रसूल कब्र के गड्ढे में जैसे गायब हो गया। पहले मैं कब्र में उतरा, उसके बाद मैंने गुलखान को सहारा देकर गड्ढे में उतार लिया। हमने दीवार के नीचे देखा। वहां गुलाम रसूल अंधेरे में बैठा दरख्त की कटी हुई शाखों को इधर उधर हटा रहा था। यहाँ कब्र के पहलू में झाड़ियों की शाखें हटाने से एक शगाफ नजर पड़ा। गुलाम रसूल इसमें दाखिल हो गया। मैं और गुलखान भी झुककर शगाफ में दाखिल हो गए। अंदर जाकर मैं हैरान रह गया। कब्र के पहलू में यहाँ एक दालान था जिसमें बाकायदा सुतून लगे हुए थे। दालान में ताजा हवा भी आ रही थी। फर्श पर खुश्क घास बिछी हुई थी। गुलाम रसूल ने मोमबत्ती रोशन कर दी। कोने में एक मटका रखा था जिसके ढक्कन के ऊपर प्लास्टिक का डोंगा पड़ा था। हम खुश्क घास पर बैठ गए। गुलाम रसूल कहने लगा, ये जगह कुछ अरसा पहले हमारी खुफिया कमीनगाह हुआ करती थी। कल मैंने इसे साफ वगैरह करवा कर ताजा पानी का मटका भी रखवा दिया था। गुलखान लेट गया था। हमने उसकी टांग का जख्म देखा। वहां सलाख सुर्ख करके लगाई गई थी। जख्म खराब हो रहा था। गुलाम रसूल ने कहा, मैं जख्म पर लगाने के लिए दवाई और पट्टियां लेकर आऊंगा। तुम लोग दिन के वक्त यहाँ छुपे रहोगे। बाहर निकलना हो तो सिर्फ रात के वक्त निकलना, और वो भी बड़ी एहतियात के साथ। गुलखान के फरार के बाद इंटेलिजेंस के आदमी सारे शहर में फैल जाएंगे। हो सकता है कि कोई आदमी इस तरफ भी आ निकले। अब मैं चलता हूँ। यहाँ हमने एक तरफ ताजा हवा का बंदोबस्त कर रखा है। मैं दिन निकलने के बाद किसी वक्त आऊंगा। गुलाम रसूल चला गया। जाते हुए वो कब्र के ऊपर पत्थर की सिल डाल गया। मैं और गुलखान कुछ देर तक बैठे बातें करते रहे। गुलखान की टांग का जख्म दर्द कर रहा था, मगर वो एक सरफरोश कमांडो की तरह दर्द को बर्दाश्त किए हुए था। मोमबत्ती आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी। गुलाम रसूल हमारे पास 2-4 फालतू मोमबत्तियां और एक माचिस भी छोड़ गया था। हमने मोमबत्ती जलती रहने दी और थकन के मारे सो गए।